हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। इससे पहले हमने प्रोडक्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया है। उसके सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पे अवेलेबल हैं, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि इस चैप्टर को टोटल हमने 12 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम पूरा थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे और साथ ही वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कंपटीशन में आ चुके हैं। तो बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, उसकी बात की जाए। समझिए क्या है केमिकल बॉन्ड। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स इन बिटवीन टू और मोर एटम्स और आयंस टू कंबाइन देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स या आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके द्वारा वो मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, केमिकल बॉन्ड जो है, यानी कि हम बात करें तो बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की जाए तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्यों एनर्जी रिलीज होगी? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी तभी वो बॉन्ड क्या होगा? स्टेबल होगा। तो जब हमें उस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी हम उसे यदि देंगे तो बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो जो बॉन्ड फॉर्म करने में एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। और जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो कहलाती है बॉन्ड या डिसोसिएशन एनर्जी। यानी मतलब याद रखिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या? एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। यानी इसके लिए जो आपका डेल्टा यानी एच यानी एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा? वो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। साथ ही आपको ध्यान का रखना है, इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड के बनने में, इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। बॉन्ड के फॉर्मेशन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसी एटम के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इसका मतलब जो वैलेंसी होगी, इसका मतलब इट डिसाइड वैलेंसी ऑफ एन, यानी किसी एटम की वैलेंसी कौन डिसाइड करेगा? जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुद्दा ये आता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों है, क्यों बॉन्ड फॉर्म होगा? भाई कोई ना कोई वजह होगी। तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके लिए क्या है? दो कॉन्सेप्ट दिया गया है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? यदि हम बात करें कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यदि हम बात करें क्यों होता है केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, या फिर हम उसको कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कि क्या वजह है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किस लिए होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसकी बात की जाए। समझिए बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो उसकी दो वजह है। पहला वजह क्या है? पहला वजह है टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, क्या है? टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, यानी एटम्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम कर जाते हैं, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, जब टोटल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम ग्रेटर हो जाए किससे? रिपल्सिव फोर्स। भाई दो ही तरफ फोर्स वर्क करें, एक अट्रैक्शन दूसरा रिपल्सिव। जब टोटल अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। इसको आप फिगर से समझिए। यदि हम बात करें, ये आपका यहां हमने लिया है, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या आपकी इस साइड में लिया है, क्या पोटेंशियल एनर्जी, क्या जो है पोटेंशियल एनर्जी ले रखा है। ये आपका यहां पर जीरो है, यहां पे क्या है? पॉजिटिव, इधर आपकी क्या है? नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसके यहां पर जीरो, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है। यदि हम बात करें दो एटम्स हैं, पहले वो क्या है? एटम्स स्टेट में, तो जब वो कंबाइन करेंगे तो क्या पोटेंशियल घटेगी,
जब वो पास पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और एक ऐसा समय आएगा जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी। इसमें ये आपका ये आपका इस एक्सिस पे जो आपका है वो आपका क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या है बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई एन डी से। किसे करते हैं, आई एन डी से। पहले देखिए एटम फ्री स्टेट में थे, जब ये दूसरे के पास आ रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। और एक ऐसा समय आएगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी। यानी इस जगह स्टार्ट किया इन्होंने, इतनी एनर्जी रिलीज की। क्या की, इतनी एनर्जी रिलीज की। तो यानी ये जो है आपका, ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका जो वैल्यू है ये कहलाएगा बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। तो इन्होंने क्या किया, जब एटम्स कंबाइन हुए थे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही थी। और एक ऐसा समय है जहां पर अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। यदि उससे पास अब वो आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा उनके बीच। क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी वो स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। क्या करते हैं, स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम इस तरह कह सकते हैं, when total attraction force between two atoms is higher than repulsive force, higher than repulsive force, then potential energy क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। स्टेबल बॉन्ड फॉर्म। और क्या होगा, एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो क्या पहला रीजन कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है। अब आते हैं हम दूसरे रीजन पे, जो आपने बहुत बार सुन रखा होगा। सेकेंड रीजन आपका जो है वो क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दो रीजन। पहला आपका है टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आपका क्या है, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। टू एक्वायर्ड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम और भी क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टेट रूल। यानी एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो इनर्ट गैस को ज्यादातर नोबल गैस को इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती। तो ऐसा माना गया कि एटम्स में जो कॉम्बिनेशन होगा यानी बॉन्ड फॉर्मेशन वो इसलिए होगा क्योंकि वो अपना आउटर मोस्ट कॉन्फिडेंस क्या इनर्ट गैस के बराबर करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसे किसने दिया, लुईस एंड कौशल ने दिया। किसने दिया, ये साइंटिस्ट थे। स्टेट दैट एटम्स आर atoms acquire inert gas configuration by loss of electron। या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ले, या और by
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन या तो लॉस कर दें या गेन कर दें, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो उनका आउटर मोस्ट शेल में इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो दो रूल बताया आपको कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, कोई एटम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है। पहला आपको बताया गया टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को घटाने के लिए। दूसरा आपको बताया गया कि वह इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पाना चाहते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको आप सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक और शेयर करिए ताकि अपने फ्रेंड्स तक आपके पहुंच सके। अब हम बात करते हैं, तो समझिए बेटा, आपको पता है ऐसे बहुत से एग्जाम्पल नोन है जिसमें सेंट्रल एटम जो आपका एटम का है, मतलब कि मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है, उसमें 8 से या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बहुत से नोन है। यानी हम बात करें तो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन की बात की जाए, जो देखिए वेल नोन आपका एग्जांपल हम बात करें, बोरॉन ट्राइक्लोराइड की बात की जाए, BCl3 की बात की जाए, तो देखिए बोरॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। कितने बेटा, 3 है। और आपको पता है क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, भाई आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है तो उसका ऑक्टेट पूरा आता है। तो एक क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा शेयरिंग में, तो 3 क्लोरीन है 3 मिलेगा, यानी सेंट्रल एटम के हिस्से में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर नहीं रहा है, होने चाहिए थे 8 है 6। और आपको पता है BCl3 से वेल नोन मॉलिक्यूल्स, इसके मतलब ऑक्टेट रूल यहां फॉलो नहीं हो रहा है। इस तरह हम बात करें CCl4 की, तो यहां तो फॉलो हो रहा है, कार्बन में 4, 1 क्लोरीन से 1 मिलेगा, तो 4 क्लोरीन से 4, तो ये आपका ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसमें क्या है, ये आपको कहलाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसमें 8 से, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। या हम बात करें SF6 की, थोड़ा सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 फ्लोरीन से 1 मिलेगा तो 6 फ्लोरीन से 6 मिलेंगे, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें 8 से ज्यादा हो गए, ऑक्टेट रूल ने क्या किया, 8 ही होने चाहिए, इसमें क्या हो गया, 8 से ज्यादा हो गए, तो ये क्या होगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। इसका मतलब इस एग्जांपल से ये क्लियर है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका मॉलिक्यूल तभी फॉर्मेशन हो जब वो ऑक्टेट रूल फॉलो करे, जब ऑक्टेट रूल वो फॉलो करे। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो है टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये कोई जरूरी नहीं कि ऑक्टेट रूल फॉलो ही करे। लेकिन कोई भी एटम्स केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करके स्टेबल होना चाहता है। ओके, बात क्लियर है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और बातें इसमें डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये पार्ट जो पढ़ रहे हैं उसे हम लोग जनरली बात करते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होगा, कब स्टेबल होगा, कब स्टेबल नहीं होगा, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कौन है, ये सब की बातें हम कर रहे हैं। तो ये हमने 2 टर्म और सीखे, क्या बेटा सीखा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। तो हम उसमें पहला डिस्कस करते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और ध्यान समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब आते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज की हम बात करने जा रहे हैं। ओके, क्या होता है ये है molecules which have less molecules which have less than 8 electron in the outermost cell of central atom। क्या बात किया बेटा, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा,
8 से कम इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इसकी क्या और खास बात है, इसका खास बात यह है इट generally act as लुईस एसिड। ध्यान रखिए ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है वो ज्यादातर लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। अब मुद्दा ये लुईस एसिड होता क्या है, तो हम आपको बता दें लुईस एसिड क्या है। लुईस एसिड होता है स्पीसीज which have ability to accept lone pair electron। यानी ये वो स्पीसीज है जिनमें इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। क्यों होती है भाई, सीधी सी बात है, यही बात होगी कि उनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। जैसे उदाहरण की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, जैसे BF3, BCl3, BBr3, BI3 और B2S मतलब इसको बोलते हैं डाइबोरेन, AlCl3, BCl2, H3BO3। ध्यान दे बेटा, H3BO3 और BOH, बहुत ध्यान समझिएगा, H3BO3 और BOH दोनों एक ही चीज है। कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें H लगा है तो ये एसिड है, इसमें OH लगा है तो ये बेस है। ये दोनों ही लुईस एसिड हैं, दोनों ही क्या है, ये बिहेव एज लुईस एसिड है, बिहेव एज लुईस एसिड। नाम क्या है इसका, नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। H3BO3 और BOH एक ही चीज है। नाम क्या है इसका, ऑर्थोबोरिक एसिड। इट बिहेव एज लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है, ना कि H+ देता है, आर्नेस एसिड है। ये क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग थोड़ा इसमें और चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें उसकी बात करते हैं। अब थोड़ा समझिए, हमने आपको बताया कि बोरॉन का ट्राई हैलाइड यानी BF3, BCl3, BBr3, BI3 ये सब बिहेव एज यानी सब लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो यदि इसके हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन वीक होगा, कौन उससे वीक होगा, कौन सबसे वीक होगा, तो उसको ऑर्डर क्या है थोड़ा समझिए। यदि हम इसके ट्रेंड की बात करें तो BF3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है BCl3। बहुत ध्यान समझिएगा, यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। उससे स्ट्रॉन्ग है BBr3 और सबसे स्ट्रॉन्ग है BI3। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उस हिसाब से आपको होना क्या चाहिए था, आपको लगेगा सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बोरॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। उस हिसाब से तो बोरॉन के इस वाले BF3 के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने की इसकी इच्छा क्या और ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको यदि ये लगता है कि BF3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड अमंग दोस फोर, तो ये गलत है। ऐसा क्यों है, इस पर हम बात करते हैं। तो यहां पर ये आपका सबसे वीक एसिड है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। एक नया कॉन्सेप्ट आपके डिक्शनरी में ऐड हो रहा है, वो क्या है, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है, इस पर हम बात करते हैं। पहले समझिए वो क्या है, इसेंशियल कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या होती है, सब की बात हम लोग करेंगे। पहले हम कुछ बात कर लें कि क्या जरूरतम स्थिति है यानी इसेंशियल कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग होने के लिए। तो पहले समझिए वो क्या है,
वैकेंट ऑर्बिटल एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल। भाई सीधी बात है, बैक बॉन्डिंग होगी तो इसमें क्या होगा कि एक ऑर्बिटल आपका वैकेंट होगा और दूसरा वाला क्या फुलफिल्ड होगा। तो फुलफिल्ड वाला वैकेंट वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल हैव सेम एक्सिस। भाई सीधी बात है, सेम एक्सिस होना चाहिए। यदि एक आपका px है दूसरा भी आपका px हो, एक्सिस सेम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा। सेम एक्सिस, सेम साइज एंड ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। बैक बॉन्डिंग के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि जिनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है उसमें एक आपका फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। दोनों का साइज, एनर्जी, एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो पाए, क्योंकि देखिए बोरॉन आपका क्या है, इसमें भी जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो होगा किसमें, 2p में, और जो फिल्ड ऑर्बिटल यानी कि फ्लोरीन देगा आपका फिल्ड ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग करेगा वो क्या होता है, वो भी 2p होता है। दोनों का एक्सिस सेम, एनर्जी सेम, इसीलिए यहाँ बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस पर हम और डिस्कशन करेंगे। यदि आपने इसे लिख लिया है, यदि लिख लिया तो अच्छी बात, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे डिस्कस करते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे हो रहा है इसमें BF3 में बैक बॉन्डिंग, तो आपको चीजें समझ में आएगी क्यों बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वीक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, सॉरी वीक एसिड हो गया, और क्यों Bi3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो देखिए हम बात करते हैं, तो बस फिगर देखिए आपको समझ में आएगा। भाई बोरॉन की बात की जाए तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में यदि हम बात करें तो आपको पता है बेटा बोरॉन का यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। यदि बोरॉन की बात की जाए तो बोरॉन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, ओके। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ये क्या आपका, ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या बेटा आपका ग्राउंड स्टेट। जब एक्साइटेड में आएगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ये s और ये आपका p, ये क्या है 2s है और ये क्या है 2p है। तो ये आपका हाइब्रिडाइज होकर बना देता है sp2 के 3 ऑर्बिटल, क्या बनाते हैं sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक भी आपका क्या हो जाता है वैकेंट रहती है। क्या है आपका, ये है वैकेंट। तो BF3 में बोरॉन का क्या है, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फ्लोरीन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये आपका जो बॉन्ड बना है वो क्या है, बोरॉन का sp2 और फ्लोरीन का p, इनके बीच में आपका ओवरलैपिंग हुई है। तो इसके बाद अभी भी एक p ऑर्बिटल क्या है बेटा, ये वैकेंट है। ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। बहुत ध्यान समझिएगा, यदि बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को एक बार समझ में आ गया तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। समझ में आ गया, क्वेश्चन इस पे आता है, यदि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कभी गलत इस पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा क्या है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन का आपका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, और फ्लोरीन में यदि हम बात करें तो फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5, ये ना होता है 1s2 2s2 2p5। तो भाई ये आपकी बैलेंस शेल है, तो इसकी बात की जाए तो ये कंप्लीट, ये कंडीशन है बेटा। ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन चला गया, लेकिन ये 2p ऑर्बिटल आपके फुलफिल्ड हैं, तो यानी एक जो इसके एक्सिस में सेम एक्सिस में होगा, ये क्या है आपका, ये फुलफिल्ड है। ये क्या है, फुलफिल्ड। ये भी क्या है, p ऑर्बिटल है। क्या है, p, क्योंकि ये भी 2p है और ये भी क्या है बेटा आपका 2p है। दोनों क्या है, सेम साइज है, सेम एक्सिस भी है और एनर्जी भी सेम है, क्योंकि दोनों 2p के हैं। तो यहां से क्या करेगा, ये करेगा बैक बॉन्डिंग, मतलब फील्ड ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, डिलोकलाइज होगी। क्या होगी, डिलोकलाइज होगी, जिससे क्या होगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फ्लोरीन देगा, वो डिलोकलाइजेशन ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में तो जो बोरॉन का एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम हो गई। जबकि यदि हम बात करें बोरॉन ट्राइक्लोराइड में, तो बोरॉन में देखिए यहाँ पर 2p वैकेंट है और 3p का साइज क्या होता है, 2p से बड़ा होता है। तो क्लोरीन में 3p में आपका फुलफिल्ड है और 2p वैकेंट है, तो जो बैक बॉन्डिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। क्या होती है,
बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होगी। जब बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा क्या होगी, थोड़ा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू BF3। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोरॉन 2p में 2p का वैकेंट है और ये किसमें है आपका बेटा 4p में, तो और साइज बड़ा, दोनों में साइज वेरिएशन ज्यादा है, बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा। तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से BF3 आपका क्या है, सबसे वीक लुईस एसिड है इन चारों में। बात क्लियर है। तो बैक बॉन्डिंग से और क्या फर्क पड़ा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में, उसकी हम बात करते हैं। यानी इफेक्ट ऑन BF3 ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से BF3 में क्या क्या फर्क पड़ा, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या फर्क पड़ा। तो पहला जो फर्क पड़ा वो ये है, BF बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यानी जो बी और बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है वो प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, उसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। क्योंकि सीधी बात है, यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आपका बैक बॉन्डिंग होगी तो सीधी बात इसमें सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, डबल बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड, हमने क्या इस्तेमाल किया टर्म, पार्शियल डबल बॉन्ड। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इससे और क्या फर्क पड़ेगा, BF बोरॉन फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, यानी जितनी होनी चाहिए उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीधी बात, सिंगल बॉन्ड से जब डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33। बहुत ध्यान रखिएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1.33 होता है। क्या होता है, 1.33। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखने, ये चारों इफेक्ट क्यों हुए हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। किस लिए बेटा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे डिस्कस करते हैं। बेटा यहां तक की बात हो गई है, बता दो, मैं ले लिया है, तो हम आगे और डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं एक चीज और, इसमें वो है आपका डाइबोरेन। क्या बेटा, डाइबोरेन बात क्लियर है, पीछे हमने लिखा था B2H6। क्या है, B2H6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। एक्चुअली ये आपका है क्या, ये है डाइमर मतलब ना दो मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, डाइमर ऑफ BH3। ये क्या बेटा, BH3 का डाइमर है, बोरेन का डाइमर है। तो थोड़ा हम समझिए इसमें क्या फर्क है, इस पर भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। समझिए, यदि बात हम करें तो आपका क्या है, BH3 आपका मोनोमर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोनोमर मतलब जो सिंगल हो, और डाइमर मतलब जो दो मॉलिक्यूल सेम, मतलब मोनोमर जो आपका है इसी के दो मॉलिक्यूल जुड़े हो, तो ये आपका क्या है, डाइमर है। क्या है, डाइमर। ये आपका होता है अनस्टेबल, BH3 का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन के प्रेजेंस में होता है। BH3 मतलब कि सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, ये जब भी एग्जिस्ट करेगा तो THF की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करेगा। यानी इसको हम बात करें अनस्टेबल होता है। और आपका डाइबोरेन क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है भाई, सीधी बात है, डाइमर होने के बाद स्टेबिलिटी क्यों बढ़ गई, तो उसकी वजह है बनाना बॉन्ड। ये ध्यान रखिए, अक्सर वजह पूछ जाता है कि ये आपका स्टेबिलिटी किस वजह से है, वो भी हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर आपको और क्लियर होगा। तो डाइबोरेन की स्टेबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बनाना बॉन्ड होती है। अब इसमें और कुछ हम बात करते हैं, थोड़ा समझिए। इसका यानी BH3 का जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखना आपको। BH3
का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, जबकि B2H6 का हाइब्रिडेशन होता है sp3। ये ध्यान रखिए आप, यानी BH3 का हाइब्रिडेशन sp2 और B2H6 का sp3। ओके, अब इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएटर होता है वो क्या है, ये ध्यान रखिए, ये है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी BH3 भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, साथ ही साथ B2H6 भी आपका क्या है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि डायमराइजेशन हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया या उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। डायमराइज होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी तो उसमें आ गई, वो स्टेबल हो गया, लेकिन अभी भी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अभी भी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका फिगर बनाते हैं तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? आपको बेटा हमारा लेक्चर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको मेरी वीडियो लेक्चर से कुछ भी प्राप्त होता है, आपको नॉलेज में इंक्रीजमेंट होता है, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और लाइक्स करें। हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर। सॉरी, ये आपका बोरॉन है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि यदि आपका इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसा भी पूछा गया आपसे गलत नहीं होगा। यदि एक बार आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपसे गलत कभी नहीं होगा। बेटा देखिए, 2 बोरॉन थे B2H6 में, बोरॉन है, 6 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4 5। बेटा देखिए, ये जो हाइड्रोजन बीच में उनको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? HB मैंने लिख दिया। क्या बोलते हैं? HB स्टैंड फॉर ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हाइड्रोजन। भाई 2 बोरॉन के बीच में, इसलिए इनको ब्रिज हाइड्रोजन बोला गया। और जो कॉर्नर्स में है, किनारे किनारे हैं, उनको T हमने लगा दिया, बहुत ध्यान समझिएगा। तो HT स्टैंड फॉर टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। भाई जो 2 बोरॉन के बीच में है बेटा, उनको हमने बोला ब्रिज हाइड्रोजन, उनको ब्रिज हाइड्रोजन कहा था। और जो कॉर्नर्स पर उनको बोला गया है टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोला गया? टर्मिनल हाइड्रोजन। अब थोड़ा हम इस पे इलेक्ट्रॉनों की बात करें, थोड़ा ध्यान समझिए। भाई आपको पता है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझिए भाई, इस बॉन्ड में इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हमने डॉट से दिखाया, और बोरॉन का हाइड्रोजन ने एक्स से दिखा, क्रॉस से दिखा दिया। भाई इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, क्लियर? सिंगल बॉन्ड में रखा है। इस बॉन्ड में भी वही है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और 1 बोरॉन का, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बोरॉन के बाद भाई 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो थे, हमने मान लिया अगला उसने यहाँ दे दिया। ठीक, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक यहाँ दे दिया, बात खत्म। इसका भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इसके भी 3 तो यूज हो गए। अब इस बोरॉन के पास आते हैं, वहां पर उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने ये दिया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने यहाँ दिया, इसने दिया। इस बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा और इसके पास 1, उसने यहाँ दे दिया। बहुत ध्यान समझिए बेटा, तो देखिए ध्यान से, ये जो बॉन्ड है इस बोरॉन, मतलब बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन, उसमें क्या है, 2 एटम है, यानी कहा जाए 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं 2 सेंटर, बहुत ध्यान समझिएगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? 2 सेंटर है, बोरॉन सेंटर है, दूसरा क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये वाला भी आपका क्या होगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। भाई ये 2 सेंटर है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या होगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यानी बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यानी हम बात करें यदि, तो बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या होता है बेटा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब जरा और देखें हम, तो ध्यान दीजिए, यदि हम इसकी बात करें तो समझिएगा, ये ऐसा ध्यान देखिएगा। ओके भाई, ये बोरॉन, ये ब्रिज हाइड्रोजन, ये बोरॉन, 1 2 3 सेंटर है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वही हाल यहां भी है, इस बोरॉन, इस हाइड्रोजन और इस बोरॉन के बीच में क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यानी बोरॉन
ब्रिज हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी को बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। तो देखिए बोरॉन ने मतलब कि बोरॉन डाइबोरॉन में आपका डायमर तो हो गया BH3 के, लेकिन इस बोरॉन का अभी भी 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इस बोरॉन के खाते में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन ही है। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। यहां भी वही है 2 2 4 2 6, इसलिए इन दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है। लेकिन क्योंकि बनाना बॉन्ड बन गया है तो इनमें स्टेबिलिटी आ गई है, यानी B2H6 का एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन अभी भी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज ही है। ओके, ठीक है, मुझे आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखिए बोरॉन, हैलाइड्स और डाइबोरॉन से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को कई बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा। समझने में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स टाइप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 ही रीड है। एक आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पीछे हमने पढ़ा प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, और दूसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को समझ में आएगा तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में आपको बहुत बेनिफिट्स होगा, कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि जितनी भी चीजें हैं, बारीकियां हैं, आपको हम बताते जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो हमारा जैसे अपलोड होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, आप प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप तुरंत वीडियो को देखें, 1 2 बार रिपीट करके देखें, तो जब आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे मतलब 1 बाय 1, तो चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एडअप होता जाएगा, तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपने एक वीडियो आज देखी, बाकी उसके बाद कुछ दिन बाद आपने स्किप कर दिया, फिर वीडियो देखी, तो बीच में क्या होता है? गैप हो जाता है, समझ में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद क्या बात हुई थी, वो है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज की बात कर ली। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्या करें बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। भाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहते हैं, या इसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट स्पीशीज क्या बोलते हैं? हाइपर वैलेंट स्पीशीज। कौन होते हैं, किसको हम हाइपर वैलेंट बोलेंगे? समझिए, molecules in which central atom have more than 8 electron. Molecules in which central atom have more than 8 electron in their valence shell. In their valence shell are known as electron rich species। भाई जिनके वो सारे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई जिनके में 8 होंगे वो ऑक्टेट पूरा हो, जिनमें 8 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, जिनके सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे। जैसे आपकी बात करें PCl5, HCF4, SF6, इसमें देखिए बेटा फॉस्फोरस से 5, क्लोरीन से 5, तो 5 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। भाई 8 से ज्यादा है। जिनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्लोरीन में 1, तो 4 फ्लोरीन में 4, तो यानी इसमें हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा है। सल्फर में 6, फ्लोरीन से 6, ये कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के उदाहरण है। तो अब ध्यान रखिए हम कैसे पहचाने कि कौन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा कौन नहीं होगा। तो इसमें जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, उसमें ध्यान रखना आपको बेटा, सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, यानी तीसरे पीरियड के बाद, तीसरा पीरियड उसके बाद के एटम्स ही फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ऐसा इसलिए बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d orbital, because due to presence of vacant d orbital it
एक्सटेंड देयर वैलेंसी, ये अपनी वैलेंसी बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए अपनी वैलेंसी क्या करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जबकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में क्या होता है, उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, बात क्लियर है, इसको आप बता लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अब कैसे डिस्कस करेंगे, क्या क्या कौन कौन से बॉन्ड डिस्कस करेंगे, उस पर हम बात करते हैं। ये आपको उन्होंने थोड़ा पढ़ाया इंट्रोडक्शन पार्ट कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होगा, क्या वजह है कि बॉन्ड फॉर्म करते हैं आपके एटम्स, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कॉज हैं। तो बताया गया आपको कि पोटेंशियल एनर्जी कम कर डिक्रीज करना चाहते हैं, और साथ ही बताया गया आपको अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। फिर ऐसे बहुत से उदाहरण हमने लिए जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स में ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट से ज़्यादा भी हैं। तो ओवरऑल ये रिजल्ट निकला कि कोई भी आपके एटम्स है वो अपने केमिकल कॉम्बिनेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी घटाना चाहता है। उसमें ऑक्टेट को कॉन्सेप्ट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। तो हम पिछली बात करें बॉन्ड की, तो बॉन्ड को हमने क्लासिफाई किया है, और ध्यान समझिए क्लासिफिकेशन दो पार्ट में है। एक आपका है केमिकल बॉन्ड और दूसरा पार्ट आपका है बेटा नॉन केमिकल बॉन्ड। ये जस्ट एक समझने के लिए कि हम कैसे ब्रीफली समझ सकेंगे, अपने दिमाग में कैसे फिट कर सकेंगे, उसके लिए हमने क्लासिफाई किया है। ठीक, केमिकल बॉन्ड और नॉन केमिकल बॉन्ड समझिए। इट एक्ट्स बिटवीन एटम्स और बिटवीन, ये एटम्स और आयन के बीच में लगता है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, क्या कहा हमने बेटा कि जो केमिकल बॉन्ड हमने क्लासिफाई किया है वो ज्यादातर एटम्स और आयन के बीच में बनता है, और इनके फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन होता है। तो केमिकल बॉन्ड कैटेगराइज किया हमने। दूसरा हमने बोला नॉन केमिकल बॉन्ड, इट इज इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये क्या बेटा, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनर्ट गैसेस कंबाइन नहीं करती, तो इनर्ट गैसेस के बीच में भी क्या आपका नॉन केमिकल बॉन्ड ही लगता है। दूसरा इसमें क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी नॉन केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसीलिए हमने इसका नाम नॉन केमिकल रख दिया है। केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। अब इसको हम फर्दर बात करें तो थोड़ा समझिए, केमिकल बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इसके रिस्पेक्ट में आपका नॉन केमिकल जो बॉन्ड है वो क्या है, वो वीक बॉन्ड है। भाई केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और नॉन केमिकल बॉन्ड वीक बॉन्ड है। ये तो क्या पहला क्लास। यदि इसको हम फर्दर बात करें तो केमिकल बॉन्ड आपका फर्दर क्लासिफाई होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, किसमें होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा आपका क्या है बेटा, मेटालिक बॉन्ड। यानी हम केमिकल बॉन्ड को चार पार्ट में यानी चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड, जैसा आपको पता है आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयंस, यानी कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ये हम लोग ही करके डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा आपका है कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है,
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक एटम दूसरे एटम के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, एक पूरा लोन पेयर देगा और दूसरा एक्सेप्टर उसे पूरा लोन पेयर लेगा, दूसरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में होते हैं। उसी तरह हम क्लासिफाई कर दिए नॉन केमिकल बॉन्ड को, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा आपका है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी नॉन केमिकल बॉन्ड को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, वो क्या बेटा आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगला आपका क्या है बेटा, अगला आपका है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल यदि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। और जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पे, हाइड्रोजन बॉन्ड पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होगा, इन सब पर बात हम लोग करेंगे बारी बारी से। और भी हम तो सिर्फ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। और यदि हम इसकी बात करें वंडरवॉल की, तो ये आपका तीन पार्ट, एक होता है आपका डाइपोल क्या होता है बेटा, डाइपोल इंटरेक्शन। वंडरवॉल फोर्स भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पहला आपका डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा आपका है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और थर्ड आपका है लंडन फोर्स, और इसको बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स। क्या बोलते हैं लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। तो ये आपका हमने केमिकल बॉन्ड्स को ब्रीफली क्लासिफाई कर दिया है, जो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ये पहला लेक्चर, इसमें हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है। फिर से एक बार ब्रीफली आपको हम इंट्रोड्यूस कर लें, फिर ये लेक्चर हम खत्म करेंगे। हमने बॉन्ड्स को दो पार्ट में तोड़ा, पहला क्या है, हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, केमिकल बॉन्ड, नॉन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में क्या बताइए, बिटवीन एटम्स लगते हैं, बिटवीन एटम्स फॉर्म होते हैं, और या बिटवीन आयंस होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वही आपका नॉन केमिकल बॉन्ड जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, और एक वीक बॉन्ड है। ये बेसिक चीजें आपको याद रहेंगी, समझना इजियर होगा। फिर हमने केमिकल बॉन्ड को चार पार्ट में डिवाइड किया है, इसके चार इसमें क्लासिफाई किया। आयनिक बॉन्ड बिटवीन आयंस होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। जो आपका नॉन केमिकल बॉन्ड है वो पहले दो पार्ट में डिवाइड हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड फर्दर दो पार्ट में, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका तीन पार्ट में क्लासिफाई है, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और लंडन फोर्स। इसी के साथ ही आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको लेक्चर यदि अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, हमारे चैनल का बारे में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। ओके, थैंक यू।